हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वन लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यह किताब जो है सो एस.के. झा सर पब्लिकेशन का है। तो हम लोग इस क्लास में क्या करते हैं, रोज़ हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो आज की क्लास जो है सो क्लास नंबर 5 है। तो क्लास 4 में हम लोग कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो क्लास 4 में हम लोग 478 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस किए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 469 नंबर क्वेश्चन से। तो 469 नंबर का क्वेश्चन जो है सो क्या पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का सारणी जो होती है सो 56वें तक थोरियम तक था। तो क्वेश्चन बनता है कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम का सारणी जो है सो किस तत्व तक था, तो थोरियम तक था। अगला क्वेश्चन है, यह नियम जो से कहाँ तक लागू होता है, तो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम लागू जो होती है सो कैल्शियम तक लागू होती है। क्वेश्चन पूछता है कि कोबाल्ट हो गया और निकेल का गुण जो होता है सो किसके समान होता है, तो आयरन का समान होता है, लेकिन फिर भी क्या करती है, इसको आयरन से दूर रखा जाता है। कोबाल्ट और निकेल को किसके साथ रखा जाता है, तो कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भविष्य में अंतत ना होने की संभावना व्यक्त किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भविष्य में अंतत संभावना होने की व्यक्त किया गया है या ना होने की व्यक्त किया गया है, तो ना होने की व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में छपी तथा 1872 में जर्मन पत्रिका में छपी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है सो कब छपी थी, तो 1869 में छपी थी, लेकिन जर्मन पत्रिका में कब छपी थी, तो 1872 में छपी थी। और इसका जो मेंडलीव का आवर्त सारणी जो होती है सो उस समय कितना तत्व थे, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के समय यानी कि 63 तत्व था। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान एवं भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के बीच संबंध स्थापित किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडलीव ने जो तत्व का जो संबंध स्थापित किया, एलिमेंट का जो संबंध स्थापित किया, वो किस प्रकार से किया, तो परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंध स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, इन्होंने क्या किया था, मेंडलीव ने क्या किया था, H2 और O2 पर इसने क्या किया था, ध्यान केंद्रित किया था, यानी इसको और ज़्यादा ध्यान दिया था। तो पीरियोडिक टेबल में इस प्रकार से जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि इस तरह जो थी, जैसे हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद, ये सब क्या हो गया, जो इस प्रकार से ग्रुप इसमें आती है उसको हम लोग ग्रुप में कहते हैं। और जैसे इस प्रकार जो यानी कि इसमें जो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त सारणी कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है सो इन्होंने ऑक्साइड को ऊपर रखा था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडलीव ने ऑक्साइड को किधर रखा था, तो ऊपर रखा था। जैसे कि एका बोरोन अस्केडियम हो गया, बोरोन अस्केडियम हो गया, एका बोरोन हो गया, अस्केडियम हो गया, एका एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या किया था, यानी कि ऊपर रखा था, यानी ऑक्साइड को क्या किया, ऊपर रखा था। अगला क्वेश्चन है, अकीरिय गैस को बाद में बाईं ओर रखा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अकीरिय गैस को किस ओर रखा गया, तो अकीरिय गैस को बाद में बाईं ओर रखा गया। बाईं ओर रखा गया किसको, अकीरिय गैस को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 491 492 नंबर की क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग 452 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो 452 नंबर की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बता रहा है। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने 1913 में दिया। तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो से किसने की थी, तो मोसले ने 1913 में, यानी कि पहले मेंडलीव जो से आवर्त सारणी की, लेकिन आधुनिक सारणी की किसने किया, तो मोसले ने किया। यह परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। मोसले ने क्या कहा, ये परमाणु संख्या के होती है आवर्त फलन। मेंडलीव ने क्या किया था, परमाणु द्रव्यमान पर किया था, और मोसले ने क्या किया, परमाणु संख्या किया आधार पर किया। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। परमाणु त्रिज्या जो होती है सो घटती है। ये किसने बताया, मोसले ने बताया। मोसले ने बताया कि आवर्त सारणी में यदि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी कि इधर ओर जाते हैं, इधर से ओर जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या जो होती है सो क्या होती है, घटती है। नाभिकीय आवेश के बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज घट जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाभिकीय आवेश को, क्या पूछा जाएगा कि नाभिकीय आवेश को बढ़ने से परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे क्या होती है, साइज घट जाती है। परमाणु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिससे साइज में कमी आ जाती है। तो अगला क्वेश्चन है, समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिकीय से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है तथा आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो जब समूह में क्या होती है, जैसे कि समूह है, तो समूह में नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ने से बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिकीय से दूर चला जाता है। जब नीचे की ओर जाते हैं ना, त्रिज्या में नीचे जाने पर बाहरी इलेक्ट्रॉन जो होती है सो नाभिकीय से दूर चला जाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश घट जाता है। उसके बाद क्या होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जो होती है सो त्याग कर देती है। तो फिर आगे मेंडलीव ने क्या किया, तो मेंडलीव ने नया तत्व खोजे जाने की भविष्यवाणी की थी। मेंडलीव ने क्या किया, नया तत्व खोज जाने की भविष्यवाणी की थी। फिर उसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुसरण कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सब कोशी अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड से तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबपोषी जो होती है, सबपोषी अकार्बनिक स्रोत से क्या क्या प्राप्त होती है, तो अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सबपोषी के अलावा अन्य जीवों में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबपोषी के अलावा अन्य जीवों में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। तो सबपोषी जो होती है, सबपोषी उसे कहते हैं जो अपना भोजन खुद प्राप्त करते हैं। तो अकार्बनिक स्रोत से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड से तथा जल के रूप में सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ प्राप्त करता है। सबपोषी के अलावा अन्य जीवों में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में के रूप में उपयोग करते हैं। जटिल से सरल पदार्थ में चेंज के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। जटिल से सरल पदार्थों में यदि जटिल पदार्थ है उसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, तो जब हम लोग जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में चेंज करेंगे तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। किसका आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है जब इसको चेंज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से पादप तथा जंतु दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पादप हो गया और जंतु हो गया, दोनों ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रयोग करती है। कार्बोहाइड्रेट का जो सो क्या करती है, उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है,
पौधों में भोजन जो होती है मंड स्टार्च के रूप में तथा जंतु में ग्लूकोजन के रूप में संचित रहता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि पौधों में भोजन जो होती है से किस रूप में संचित रहता है, तो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। लेकिन यदि पूछे किसमें, यदि पूछा जाए कि जंतुओं में किस प्रकार से होती है, तो जंतुओं में जो होती है सो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्वेश्चन बनता है प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण जो होती है सो किसके द्वारा होती है, तो क्लोरोफिल के द्वारा होती है। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होती है, तो कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होती है। क्या? अपचयन होती है। अगला क्वेश्चन क्या है मरुदभिद पौधा जो होती है रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने के मध्य उत्पाद बनाता है, जिससे वह फिर दिन में अंतिम उत्पाद में चेंज करता है। तो पूछेगा कि ऐसा कौन सी पौधा होती है, तो मरुदभिद पौधा जो होती है रात में भी क्या करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके मध्य उत्पाद बनाता है। क्या बनाती है? उसी के बीच में उत्पाद बनाता है। और वह दिन में क्या करती है, दिन में अंतिम उत्पाद में वह चेंज कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से पौधा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में गैस का विनिमय जो होती है सो किसके द्वारा होती है, तो पत्ती में छोटी छोटी इस प्रकार के छिद्र पाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, उसी के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है यानी कि KOH जो होती है का उपयोग जो होती है सो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो KOH का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण शरीर द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन जो होती है सो किस प्रकार से होती है, तो भोजन जो करती है एक कोशिकीय जीव से संपूर्ण शरीर के द्वारा ही करती है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसके द्वारा जाती है, तो एक कोशिकीय जीवों में भोजन जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाती है सो पक्षावीय गति के द्वारा जाती है। या अगला क्वेश्चन बनता है कि आहार नाल में भोजन जो होती है हमेशा ऊपर से नीचे की ही ओर जाती है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर आती है। तो किसके कारण से आती है, तो वो कर्माकुंचक एक गति होती है, कर्मानुकुंचन एक गति होती है, उसके द्वारा आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का कंप्लीट पाचन कहाँ पे होती है, तो छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में होती है जिसे हम लोग क्षुद्रांत बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पितरस की प्रकृति जो होती है किसके कारण से क्षारीय होती है, तो पितरस के प्रकृति जो होती है सो क्षारीय होती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के कारण क्षारीय होती है, यानी NaHCO3 के कारण क्या होती है, क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक 6 कार्बन वाले ग्लूकोज के अणु का 3 कार्बन वाले अणु में जब विखंडन होता है तो किसके कारण की पाइरूवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रिया जो होती है सो क्या कहलाती है, तो कोशिका द्रव कहलाती है। क्या कहलाती है, कोशिका द्रव जो है यह प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि पाइरूवेट का विखंडन होती है यानी कि शोषण जो होती है सो किस प्रकार से होती है, तो पाइरूवेट का विखंडन जैसे कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होने पर ऑक्सीजन
क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में होने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करती है। ऑक्सीजन जब अपर्याप्त रहती है, जब ऑक्सीजन नहीं रहती है तो वो जहाँ की कम हो जाती है तो वहाँ क्या होती है, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होती है। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति ना होने पर, ऑक्सीजन की क्या होती है, अनुपस्थिति ना होने पर, यानी कि उपस्थिति में होने पर, तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पाइरूवेट का विखंडन यानी कि श्वसन जो होती है, सो पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा का उत्पादन करती है, लेकिन ऑक्सीजन जब पर्याप्त मात्रा में ना होती है यानी कम मात्रा में होती है तब लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार से जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होती है, तो अल्कोहल, इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, तो एटीपी को कहते हैं। किसको, एटीपी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 एटीपी के श्वसन से कितना मानी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 एटीपी के श्वसन से हमें 30.5 किलोग्राम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो मोल पूछे तो मोल होती है। पौधे में जल होती है, जल खनिज लवण जो होती है प्रासरण विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन का विनिमय विसरण विधि द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, पौधों में जल है, पौधों में जल हो गया और खनिज में लवण हो गया, पौधों में जल, खनिज लवण प्रासरण विधि द्वारा होती है। पौधों में जल जो जाती है और खनिज लवण जो जाते हैं प्रासरण विधि द्वारा जाती है, और कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय जो होती है सो विसरण विधि द्वारा होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे में जल और खनिज लवण का प्रासरण, और खनिज लवण जो होती है सो किसके द्वारा संचलन होती है, तो प्रासरण विधि द्वारा होती है। लेकिन पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो होती है किसके द्वारा होती है, ऑक्सीजन का विनिमय जो होती है सो विसरण विधि द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, जलीय जीव का श्वसन दर स्थलीय जीव से अधिक होने के कारण जल में वायु की तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन का होना। तो जलीय जीव का जो श्वसन दर होती है स्थलीय जीव से अधिक होती है। जलीय जीव का जो श्वसन दर होती है ना, सांस लेने की दर जो होती है जल में पाए जाने वाला, सो स्थल यानी अस्थिल जीव से अधिक होती है। जो स्थल में जो पाए जाते हैं, जैसे हम लोग हो गए हैं, तो वहाँ क्या करती है, उनका श्वसन दर जो होती है सो स्थल में पाने वाले जीव जंतु से अधिक होती है। तो अधिक होने के कारण जल में जो होती है वायु के तुलना में कम मात्रा में ऑक्सीजन का होना जरूरी होता है। तो वहाँ पे पूछेगा कि वायु के तुलना में कम मात्रा में क्या होती है, तो ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम जो इसे क्या बताता है, तो किरचॉफ का नियम कहता है, किरचॉफ के नियम से मोटर में धारा का प्रभाव समझा जाता है। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं कि मोटर में धारा किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि मोटर में धारा का प्रभाव जो है सो हम लोग किसके नियम से समझते हैं, तो किरचॉफ के नियम से समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, तथा उत्पन्न किया जाता है फैराडे के नियम से। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विद्युत धारा का उत्पन्न हम लोग किसके नियम से करते हैं, तो फैराडे के नियम से करते हैं। लेकिन यदि पूछेगा कि धारा का प्रभाव हम लोग किसके नियम से समझते हैं, तो किरचॉफ के नियम से समझते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन बनता है, प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी उपस्थिति का वहन करता है। प्लाज्मा जो करती है, प्लाज्मा का कार्य क्या होती है, तो प्लाज्मा का जो कार्य होती है सो भोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तथा नाइट्रोजनी उपस्थित का ये क्या करती है, वो वहन करती है, यानी कि ट्रांसफ़र करने की कार्य करती है। लसिका जो होती है सो लसिका क्या करती है, तो लसिका 25 वाशक का वहन करता है।
लसिका जो है सो वसा का वहन करता है। किसका वहन करता है? तो वसा का वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 524 नंबर का क्वेश्चन है। 524 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखते हैं, हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारे शरीर में जो होती है सो किस आकार की होती है? तो हृदय जो है एक प्रकार की पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? यानी कि मुट्ठी के आकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब का परकुचन जो होती है सो कितना होती है? तो एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब का परकुचन जो होती है सो 120 mm से 180 mm होता है। 120 mm से ऊपर वाला कितना रहना चाहिए? 120 और नीचे में 80, तो जो होती है 120 mm, तथा जो शिथिलन दाब जो होती है वो 80 mm होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक सामान्य मनुष्य का रक्त दाब का परकुंचन कितना होना चाहिए? तो 120 mm होना चाहिए, लेकिन अनुशिथिलन जो कितना होनी चाहिए? तो 80 mm होना चाहिए। तो ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मछली में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र है, जबकि अन्य कशेरुकी में दोहरा परिसंचरण तंत्र है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मछली में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? तो मछली में एकल रक्त परिसंचरण तंत्र है, जबकि अन्य कशेरुकी में दोहरा परिसंचरण तंत्र है। अन्य कशेरुकी में क्या है? दोहरा परिसंचरण तंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटलेट्स शरीर से बाहर रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स जो है सो शरीर से क्या करती है? शरीर से बाहर जो रक्त का थक्का जो बनती है वो किसके कारण से बनती है? तो प्लेटलेट्स के कारण से ही बनती है। अगला क्वेश्चन है, हिपेरिन शरीर के अंदर क्या काम करती है? तो हिपेरिन जो होती है शरीर के अंदर क्या करती है? ब्लड को जमने नहीं देती है। ब्लड जो एक जगह से दूसरे जगह जाती है ना, यदि हिपेरिन नहीं होता तो ब्लड जो होती है सो जम जाती, तो ब्लड को जमने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? लसिका जो है, लसिका रक्त प्लाज्मा के समान, परंतु इनमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है तथा रंगहीन होता है। लसिका जो है से रक्त प्लाज्मा के समान है। लसिका जो है सो रक्त प्लाज्मा के समान है, लेकिन इसमें से क्या है? अल्प मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यदि इसका रंग कुछ यानी कि ये रंगहीन है। कैसा है? रंगहीन है, यानी कि रंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण इसे कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि पादप में अधिकांश कोशिका मृत होने के कारण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम होती है या ज़्यादा होती है? तो इस स्थिति में कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जो होती है जाइलम में जल की गति चूसक प्रेरक बल द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होती है कर्षण, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जो होती है जाइलम में जल की गति किसके द्वारा होती है? जाइलम में जल की गति जो होता है किसके द्वारा होती है? तो प्रेरक बल के द्वारा होता है, जिसे हम लोग चूसक कहते हैं। चूसक बोलेंगे या तो प्रेरक बोलेंगे। फ्लोएम क्या करती है? फ्लोएम जो करती है सो पादप में भोजन के अलावे अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन के अलावे, पादप में भोजन के अमीनो अम्ल का भी परिवहन करता है। कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। अब देखते हैं हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र जो है, तंत्र में एक जोड़ा विक्रिक है। क्या है? तंत्र में एक जोड़ा विक्रिक है, दो मूत्रवाहिनी है, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? तो यहाँ पे देखते हैं, कृत्रिम विक्रिक जो बोलते हैं, अपोहन में मूत्र का फिर अवशोषण नहीं होता है।
कृत्रिम विकृति जो जिसको बोलते हैं, मूत्र का फिर जो से अवशोषण नहीं होता है। पौधे में अपस्थित जो होती है, अपशिष्ट जो होती है का संग्रह जो होती है पुराने जाइलम के द्वारा होती है। जो पौधे में या अपस्थित के संग्रह जो होती है किसके द्वारा होती है? पुराने जाइलम के द्वारा होती है। सूचना को एकत्रित जो करती है तंत्रिका कोशिका के द्वारा दुर्मिका द्वारा किया जाता है। सूचना को एकत्रित जो करती है सो तंत्रिका कोशिका के दुर्मिका द्वारा किया जाती है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है कि सूचना को एकत्रित तंत्रिका कोशिका, यानी कि सूचना को जितना भी सूचना आती है उसको इकट्ठा जो करती है, इकट्ठा जो करती है सो तंत्रिका कोशिका करती है। किसके द्वारा करती है? तो दुर्मिका द्वारा करती है। अगला क्वेश्चन है, दुर्मिका द्वारा ही विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दुर्मिका द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो दुर्मिका द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं एक्सॉन के अंतिम छोर पर, यानी कि एक्सॉन यानी जिसको बोलते हैं, तो एक्सॉन के अंतिम छोर पर विद्युत आवेग जो होती है रासायनिक आवेग में चेंज होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सॉन के अंतिम छोर पर जो होती है विद्युत आवेग जो होती है सो किस में चेंज हो जाती है? तो रासायनिक आवेग में चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर सिनेप्स होता है जो आवेग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि तंत्रिका कोशिका में खाली स्थान पर क्या होती है? तो खाली स्थान पर जो होती है सो सिनेप्स होती है जो आवेग को क्या करती है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, जंतु में प्रतिवर्ती जिसे बोलते हैं चाप, अब बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप और मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र काम यानी क्रियाकलाप का नियंत्रित करता है जो मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता है। तो क्वेश्चन पूछता है प्रतिवर्ती चाप जो होती है ना, जंतु में प्रतिवर्ती चाप यानी मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से तीव्र यानी मस्तिष्क से जल्दी काम करती है। जो मेरुरज्जु जो होती है, मेरुरज्जु द्वारा मस्तिष्क से भी बहुत जल्दी काम क्रियाकलाप का नियंत्रित करता है। जैसे कि क्या? मस्तिष्क के नियंत्रण से बाहर होता है। जैसे कि आप हाथ रख दिए किसी गर्म चीज़ पर तो तुरंत पता चल जाएगा, तुरंत हटा लेंगे। वहाँ सोचना नहीं पड़ेगा कि वहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि हटाना है कि नहीं हटाना है। तो मेरुरज्जु जो है सो क्या करती है? मेरुरज्जु जो होती है सो रीढ़ की हड्डी यानी कैसरुक दंड में सुरक्षित रहता है। मेरुरज्जु जो होती है सो रीढ़ की हड्डी कैसरुक कंददंड में सुरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप सूचनाओं का संवहन जो होती है सो विद्युत रासायनिक के उपयोग द्वारा किया जाता है। तो पादप सूचनाओं का संवहन जो होती है किसके द्वारा किया जाती है? तो विद्युत रसायन उपयोग के द्वारा किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका का आकार एवं दिशा जो होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो जल द्वारा नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, रसायनुवर्तन का एक उदाहरण परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। तो रसायनुवर्धन का उदाहरण क्या है? तो रसायनुवर्धन का उदाहरण जो है सो परागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन का जो संश्लेषण जो होती है यानी कि पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सीन का संश्लेषण जो होती है सो प्रोर के अग्रभाग जिसे टिप बोलते हैं, तो प्रोर के अग्रभाग में होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई के वृद्धि में सहायक होती है। तो पादप में वृद्धि हार्मोन एक पाई जाती है ऑक्सीन, क्या पाई जाती है? ऑक्सीन जो पाई जाती है ये क्या करती है? ये लंबाई की वृद्धि में सहायता करती है, यानी पौधे को लंबा करने में सहायता करती है। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन जो होती है, जिब्रेलिन हार्मोन जो पाई जाती है पौधा में, उसका कार्य क्या होती है? तो ये तना हो गया, फल हो गया, फूल हो गया इत्यादि के वृद्धि करने में सहायक होती है। जैसे कि तना हो गया,
फल हो गया और क्या हो गया, फूल हो गया, ये सब चीज़ें को क्या करेगी, ये सब चीज़ें को बढ़ाने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या करती है पादप कोशिका में। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन जो होती है से कोशिका विभाजन में सहायता करती है। और एसेबिक अम्ल जो होती है सो एसेबिक अम्ल वृद्धि संरंध्रम यानी कि रोकने तथा पत्ती फल को गिरने में मदद करता है। जैसे कि पत्ता हो गया, फल जो गिरता है यानी कि अपने अपने गिरने लगता है, उसको वो रोकने में मदद करता है, जिसके कारण से नहीं गिरता है। जैसे कि कभी कच्चा आम है तो कच्चा आम नहीं गिरेगा जब तक उसे फोर्स नहीं किया जाएगा, और गिरेगा तो कुछ कारण के वजह से ही। तो एब्सिक अम्ल का काम क्या होती है, यानी कि गिरने से रोकना होती है। पौधे में आंतरिक वृद्धि के लिए ऑक्सीजन तथा बाहर वृद्धि के लिए जिबरेलिन जिम्मेवार होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे में जो आंतरिक में जो वृद्धि होती है अंदर के लिए ऑक्सीजन होती है, और बाहरी वृद्धि के लिए क्या जिम्मेवार होती है, तो जिबरेलिन जिम्मेवार होती है। अगला क्वेश्चन है एड्रेनलिन जो है हृदय का समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता है। हृदय का जो एड्रेनलिन जो है सो हृदय का नियंत्रण यानी कि हार्ट का नियंत्रण जो करती है सो एड्रेनलिन करता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, तो I2 की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है यह हार्मोन सभी प्रकार के उपापचय प्रक्रिया में मदद करता है। नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है। तो पूछेगा कि नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, और मादा में कौन पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 556 नंबर का। तो 556 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो चलिए 556 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 556 नंबर का क्वेश्चन बता रहा है यहाँ पे तो 556 नंबर का क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होता है। तो कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन जो होती है प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि कोशिका के केंद्रक के जो डीएनए में होती है वो प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। एक कोशिकाएं जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन जो होती है एक कोशिकाएं जीवों में कोशिका विभाजन तथा अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक कोशिकीय जीवों में किस प्रकार से नए जीव का उत्पन्न होती है, तो कोशिकीय विभाजन द्वारा तथा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। कालाजार के रोगाणु, तो कालाजार के रोगाणु हो गया जैसे कि लेशमानिया हो गया और प्लेनेरिया हो गया में किस प्रकार से विखंडन होती है, तो इसमें से द्विविखंडन होती है। क्या होती है, द्विविखंडन होता है। मलेरिया परजीवी जो होती है सो प्लाज्मोडियम में जनन होती है, किस प्रकार से, बहुविखंडन विधि द्वारा होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम है उस पर जनन जो होती है इसे किस विधि द्वारा होती है, तो बहुखंडन विधि द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है 560 नंबर का। तो 560 नंबर का क्वेश्चन है विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करता है। तो पूछेगा विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं यानी कि संगठित होकर क्या चीज़ का निर्माण करती है, ऊतक का निर्माण करती है। तो अब हम लोग जैसे 560 नंबर क्वेश्चन तक प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 6 में मिलते हैं, और क्लास नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, तो 561 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे।